रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो सेकंड बुक है वो है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स के अंदर हमारा जो आज पहला टॉपिक है वो है बफर। बफर क्या होते हैं और बफर्स का क्यों इस्तेमाल किया जाता है। केमिस्ट्री के लैब के अंदर बफर्स एक ऐसे केमिकल्स हैं जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है टू मेंटेन द पीएच। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन करना हो या उसकी सॉल्यूशन की पीएच को इंक्रीज या एसिडिक या बेसिक करना हो तो विच मेथड यू आर अडेप्टेड। तो आप सब आंसर देंगे कि हम लोग बफर सॉल्यूशन वी आर यूज फॉर मेंटेनिंग या एडजस्टिंग द पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन। तो बफर इज अ कंपाउंड और अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। तो ऑब्जेक्टिव आ गई, बफर इज अ डैश। तो आपके पास ऑप्शंस में ये भी आ सकता है इज अ मिक्सचर कंपाउंड्स और अ कंपाउंड। ठीक है। दैट रेजिस्ट टू द change pH of any solution on slightly addition of acidic and basic solution of the compound। किसी भी ऐसे सॉल्यूशन जो एसिडिक या बेसिक हो, जब आप उसके अंदर बफर सॉल्यूशंस ऐड अप करते हैं तो वो स्लाइटली चेंज करता है उसकी पीएच को टू द नियर द न्यूट्रल। हमें बफर सॉल्यूशन इसलिए भी इस्तेमाल करने होते हैं कि हमने अपने उस सॉल्यूशन को न्यूट्रल करना है। अगर हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें हम बेसिक बफर डालेंगे। बेसिक बफर डालने से उसकी पीएच न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगी। अगर हमारे पास बेसिक सॉल्यूशंस हैं तो उसमें एसिडिक बफर्स डाले जाते हैं ताकि उसकी पीएच को न्यूट्रल किया जा सके। तो बफर ऐसे कंपाउंड और मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड हैं जो कि बेसिकली रेजिस्ट करते हैं जो चेंज द पीएच, पीएच को चेंज करने में रेजिस्टेंस जनरेट करते हैं इन एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में, चाहे वो सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक हो। इसका मतलब है हमारे पास एसिडिक बफर्स भी हैं और बेसिक बफर्स भी हैं। अब बेसिक बफर्स या बफर्स के मिक्सचर्स कौन कौन से हैं हमारे पास। तो जैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम सिट्रेट, दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। जब इनको मिक्स किया जाता है तो इससे एक बफर सॉल्यूशन बनता है जिसकी पीएच 1 to 5 है। इसका मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से दिस बफर इज अ एसिडिक बफर। अगर हम इसे बेसिक में डालेंगे तो ये उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा जिसकी वजह से वो नियर टू 7, जब 7 आएगा तो हम लोग ये बफर उसमें डालना बंद हो जाएंगे और हमारा वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। इसके बाद आपके पास आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द बोरेक्स। इट्स अ बेसिक बफर जिसकी पीएच 9.2 से 11 है। इसके बाद है सिट्रिक एसिड एंड सोडियम सिट्रेट इज आल्सो एसिडिक बफर and the H2CO3 and sodium bicarbonate is also a basic बफर। तो आपने दो एसिडिक और दो बेसिक बफर सॉल्यूशंस पढ़े और उनकी पीएच की रेंजेस भी पढ़ी। तो दिस इज अ ऑब्जेक्टिव पोर्शन, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। थ्योरी ऑफ द बफर्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि एडिशन ऑफ द एसिड, एसिड यानी कि एसिडिक बफर्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे ही इसे किसी सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया जाता है तो ये वहां पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है क्योंकि वो सॉल्यूशन ऑलरेडी बेसिक होगा। जैसे जैसे उसके अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाएगा, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से उसकी जो पीएच है वो क्या हो जाएगी, वो उसकी पीएच कम होना शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली वो नियर टू जब 7 होगी तो हम उसके अंदर एसिडिक बफर सॉल्यूशंस की एडिशंस को बंद करते हैं। इसी तरह हमारे पास जब बेसिक सॉल्यूशंस हैं तो बेसिक सॉल्यूशन की पीएच क्या होती है, 8 to 14। इसका मतलब उसकी पीएच ज्यादा है। जब उसके अंदर हम लोग कोई ना कोई, सॉरी, एसिडिक सॉल्यूशन, उनकी पीएच 1 से 6 होगी। जब उसके अंदर कोई बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो बेसिक सॉल्यूशन अल्टीमेटली उसकी पीएच को, उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगी। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयंस डिक्रीज होते जाएंगे वो केमिकल जो है उसकी पीएच जो है वो 7 के करीब होना शुरू हो जाएगी। जब वो 7 के करीब होगी तो अल्टीमेटली वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो चाहे एसिड सोल्यूशन हो चाहे बेसिक सोल्यूशन हो, हम दोनों के अंदर जो है एसिड या एसिड बफर्स और बेसिक बफर्स डालकर उनकी पीएच को 7 के करीब लाते हैं। जैसे कि पॉइंट 1 पे लिखा हुआ है, अगर आप किसी सोल्यूशन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वहां से आपकी जो पीएच है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। और अगर आप किसी सोल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयंस यानी बेस ऐड करते हैं तो उसकी जो पीएच, तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसे भी ध्यान से देखिएगा। बफर सॉल्यूशंस की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ पर हम लोग बफर सॉल्यूशंस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
बफर सोल्यूशन मोस्ट वाइडली यूज किए जाते हैं बायोलॉजिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, कि वहाँ पे मौजूद जितने भी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं, जैसे कि हम लोग डिफरेंट सलाइंस बनाते हैं, हम डिफरेंट केमिकल्स बनाते हैं, जहाँ पे हम बॉडी ऑर्गन्स की टेस्टिंग करते हैं, बहुत सारी ड्रग्स को या बहुत सारे केमिकल्स को या बॉडी ऑर्गन्स को प्रिजर्व करते हैं, तो वहाँ पर हमें बफर सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी इंजेक्शन आप बनाते हैं वो सारे के सारे जो इंजेक्शन हैं वो बफर सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग मेंटेन किए जाते हैं। आपके जो इंजेक्शन है वो आइसोटोनिक होते हैं, ना वो हाइपरटोनिक होते हैं ना वो हाइपोटोनिक होते हैं। इन दोनों कंडीशंस के अंदर आपके जो हाइपर या हाइपो, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इन दोनों कंडीशन में आपके सेल्स डैमेज होते हैं। तो हम इस वजह से हाइपरटोनिक में आपके एसिड्स ज्यादा होते हैं, हाइपोटोनिक में आपकी बेसिस ज्यादा होती हैं। तो दोनों डेंजरस है, हम दोनों को न्यूट्रल करने की कोशिश में इनको आइसोटोनिक बनाते हैं, और वो भी बफर सॉल्यूशंस की मदद से। आपके इंजेक्शन आइसोटोनिक होते हैं, अगर वैसे नहीं होंगे तो आपके सेल्स रप्चर हो जाएंगे, इंफेक्शन हो जाएगी और डिजीज प्रोलिफरेट करेगी। फर्मेंटेशन के प्रोसेस के अंदर भी बफर सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान जो फर्मेंटेशन होती है वो एसिडिक होती है, और एसिडिक खट्टे तुर्श जायके के होते हैं, सॉर टेस्ट होता है। तो उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर्स डाले जाते हैं, ताकि उसकी पीएच को न्यूट्रल किया जा सके और हमारी बॉडी उसे अडेप्ट कर सके। बफर्स जो हैं ये आपके एंजाइम की प्रिजर्वेशन के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, एंजाइम को प्रिजर्व करने के लिए फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आजकल के टाइम में आपको पता है एंजाइम बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं फॉर द प्रिजर्वेशन, यानी कि हम लोग डिफरेंट मेडिसिन और डिफरेंट केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंजाइम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं इन द लैब्स। तो उन लैब्स के अंदर एंजाइम को प्रिजर्व करने के लिए भी बफर सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी ड्रग की पीएच को मेंटेन करने के लिए भी बफर सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पीएच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द अब्सॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग। अगर आप ड्रग की एलिमिनेशन नहीं प्रॉपर, मतलब अगर ड्रग की पीएच मेंटेन नहीं होगी तो ये तमाम फैक्टर डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिससे वो ड्रग टॉक्सिक हो जाएगी और आपकी बॉडी में जहर बन जाएगी और आपके लिए निहायत नुकसान है। हमारा आज का एक और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, जिसका नाम है आइसोटोनिक सोल्यूशन। बच्चे यार इसका कॉन्सेप्ट समझ ले, मैं आपको जनरलाइज एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, सब कुछ ये लिखा हुआ है इसके अंदर। दुनिया में तीन तरह के सोल्यूशंस हैं। दुनिया में वो तमाम सोल्यूशन जिसमें सल्यूट की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, सोल्यूशन कहते हैं। दुनिया में वो तमाम सोल्यूशन जिनमें सल्यूट की मिकदार बहुत कम होती है, उन्हें हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। चलिए जी इसकी एग्जांपल देखते हैं। वो तमाम शरबत जो बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, ऐसे सोल्यूशंस को, ऐसे बर्तनों, ऐसे शरबतों को हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि उन शरबतों के अंदर चीनी का या मीठे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो सोल्यूट की क्वांटिटी किसी भी सोल्यूशन के अंदर ज्यादा होगी तो वो सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाएगा। वो तमाम सोल्यूशन जो फीके होते हैं, जिनका टेस्ट नहीं होता, वो ऐसे टेस्टलेस होते हैं, वो आपके हाइपोटोनिक होते हैं, क्योंकि उनमें सोल्यूट की मिकदार कम होती है। ठीक है। अब एक चीज और सुनिए, और ऐसे सोल्यूशन जिनमें सल्यूट और सॉल्वेंट की मिकदार बिल्कुल बराबर हो, यानी ऐसे सोल्यूशन जो बिल्कुल टेस्ट वाइज अच्छे हो, आपको अच्छे लगते हैं, जिनको पीकर आप लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, इसमें ना मीठा ज्यादा है, ना कम है, ना नमक ज्यादा है, ना कुछ है, हर चीज इक्वल है, दैट टाइप ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक। आइसोटोनिक वो सोल्यूशंस होते हैं जिनमें सल्यूट और सॉल्वेंट की मिकदार इक्वल होती है। अब कॉन्सेप्ट क्या है आइसोटोनिसिटी का, हम क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों इसके बारे में सोच रहे हैं, या क्या मसला है। बच्चे एक सोल्यूशन लें, और उस वो एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन लें, और उसमें एक ब्लड सेल डालें। अब मुझे ये बताएं कि जो सोल्यूशन है उसमें सॉल्ट ज्यादा है कि ब्लड के अंदर सॉल्ट ज्यादा है। सोल्यूशन क्योंकि हाइपरटोनिक है, इसलिए सोल्यूशन में सॉल्ट की मिकदार बहुत ज्यादा है, ब्लड में इतनी मिकदार नहीं है। ब्लड के अंदर से जो लिक्विड है वो निकलेगा और बाहर वाले सोल्यूशन में आएगा, ताकि उसे आइसोटोनिक कर सके। क्या ब्लड में इतना सोल्यूशन होगा या इतना लिक्विड होगा कि वो बाहर वाले सोल्यूशन को आइसोटोनिक कर सके? नहीं। ब्लड के अंदर से तमाम लिक्विड बाहर आ जाएगा, ब्लड सुकड़ जाएगा और मर जाएगा, ब्लड सेल्स रप्चर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वो सोल्यूशन जो हाइपरटोनिक होंगे, अगर आपकी बॉडी में लगाए जाएंगे तो वो आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर से लिक्विड्स पानी को चूस के बाहर निकाल लेंगे, जिससे वो एरिया के सेल्स डेड हो जाएंगे और आपको वहां पर बीमारी लग जाएगी।
अब वो सोल्यूशन जो हाइपोटोनिक होते हैं, वो उसमें सॉल्ट की मिकदार तो कम है, उसमें भी आपने एक ब्लड सेल डाला। अब बाहर सॉल्ट की मिकदार ज्यादा है या अंदर ज्यादा है? डेफिनेटली खून के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर सॉल्ट की मिकदार बहुत ज्यादा है। बाहर से पानी अंदर जाना शुरू हो जाएगा ब्लड सेल्स के अंदर। ब्लड सेल्स के अंदर पानी जैसे जाता जाएगा, ब्लड सेल फूलते जाएंगे फूलते जाएंगे फूलते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि वो फट जाएंगे। इसका मतलब है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रेड ब्लड सेल फटते हैं, ब्लास्ट करते हैं। तो क्या होगा इसका नुकसान, क्या होगा इसका नुकसान? ये होगा कि वो अगर आप इसी तरह की कोई ड्रग जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन की अगर आप बॉडी में इंजेक्ट करोगे, तो वो वहां के सेल्स को रप्चर कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, डैमेज कर देगी, और इससे भी बीमारी होगी। इसका मतलब है चाहे सोल्यूशन हाइपोटोनिक है चाहे सोल्यूशन हाइपोटोनिक है, दोनों डेंजरस है। आइसोटोनिक में क्या होता है? इंटरनल और मतलब रेड ब्लड सेल के अंदर और बाहर लिक्विड, दोनों साइड पर सॉल्ट की मिकदार बराबर होती है। जितना पानी सेल के अंदर आ रहा है उतना सेल से बाहर जा रहा है, तो दोनों बैलेंस होने की वजह से वहां पे सेल ना ब्रस्ट करेगा और ना सेल स्क्वीज करेगा, दोनों चीजें स्टेबलाइज होंगी। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और ये बेनिफिशियल इफेक्ट है। इसलिए जब भी मेडिसिन बनाई जाती हैं, इंजेक्शन बनाए जाते हैं, सिरप्स बनाए जाते हैं, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, वो तमाम के तमाम आइसोटोनिक बनाए जाते हैं। अगर वो आइसोटोनिक नहीं होंगे तो वो आपकी स्किन को इरिटेट करेंगे और आपके सेल्स को रप्चर करना शुरू हो जाएंगे, जिससे डिजीज प्रोलिफरेट होगी। मोस्ट वाइडली जो आइसोटोनिक सोल्यूशन इस्तेमाल हो रहे हैं वो दो ड्रिप्स हैं। एक है सोडियम क्लोराइड ड्रिप जिसे नॉर्मल सलाइन बोला जाता है, और ये मार्केट में अवेलेबल है। और आप सब जो है वो इसको नॉर्मल सलाइन 100 ml, 500 and 1000 ml is available in the market. Dextrose 5%, 10%, 25% dextrose solution is also be available in the market, जो कि डिफरेंट ड्रिप्स की शक्ल में है और इसे भी इस्तेमाल किया जाता है। दो टॉपिक्स आपके कंप्लीट हुए हैं। इन तमाम टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग करके आपकी अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जी बच्चों, आपका कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। माइक ऑन है। अगर किसी का अभी के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। सर सॉल्वेंट और सोल्यूट की डेफिनेशन एक बार बता दें। ओके बच्चे, किसी भी सोल्यूशन कहते हैं एक लिक्विड को, और जैसे चलो एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं अपने शरबत बनाया, शरबत है सोल्यूशन, ठीक है। अब उस शरबत में दो चीजें डली है, एक पानी और एक जो है उसमें चीनी, ठीक है। फिर ये तो वो शरबत बना ना, वरना शरबत उसने कहाँ बनना था? किसी भी सोल्यूशन के अंदर यानी लिक्विड के अंदर जो चीज ज्यादा मिकदार में होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि वो पानी होना चाहिए, मैंने बस ये कहा किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो चीज ज्यादा मिकदार में होती है वो सॉल्वेंट कहलाती है, जो कम मिकदार में होती है वो सोल्यूट कहलाती है। अभी हमने बनाया टैंग वाला शरबत। टैंग वाले शरबत के अंदर जो टैंग है और चीनी है ये दोनों कम मिकदार में है, तो ये क्या है? सोल्यूट। और जो पानी है वो ज्यादा मिकदार में, तो ये क्या है? सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिले तो क्या बना? सोल्यूशन, यानी कि टैंग वाला शरबत। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने तेल और पानी को मिक्स किया, दोनों मिक्स होने से ये भी सोल्यूशन में आते हैं दोनों, क्योंकि ये भी दो इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट है, तो लिक्विड है तो इसलिए सोल्यूशन बोलेंगे। अब देखें इसमें जो तेल है वो कम मिकदार में है तो उसे सोल्यूट बोलेंगे। अब ये आ गया ना लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ पे पानी ज्यादा मिकदार में है तो उसे सॉल्वेंट बोलेंगे। चले जी, हम तेल ज्यादा मिकदार में ले लेते हैं तो तेल सॉल्वेंट बन जाएगा, और सोल्यूट क्या होगा? पानी बन जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये कोई चीज नहीं है सॉलिड एंड लिक्विड वाली, बस ये चीज याद रखनी है, किसी भी सोल्यूशन में जो चीज कम मिकदार में होती है वो सोल्यूट होती है, जो ज्यादा मिकदार में होती है वो सॉल्वेंट होती है। और सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से सोल्यूशंस बनते हैं, यानी कि चाहे वो आपके सिरप्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस हैं, यानी आई ड्रॉप्स हैं, नेजल ड्रॉप्स हैं, आपकी ड्रिप्स हैं, आपकी कोई भी चीज है वो सॉल्यूशंस ही होती हैं सारी, और उनके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट्स होते हैं। क्लियर है बच्चे? अब ओके सर। थैंक यू। किसी और बच्चे का कोई सवाल है? एनी क्वेश्चंस? सिद्दीक साहब, रिकॉर्डिंग एंड करें।